लेक्चर नंबर 7 के लिए आज हम सब एक साथ इकट्ठे दोबारा से हुए। म्यूचुअल फंड मैं आजकल आपको करा रहा हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि क्या पता कुछ स्टूडेंट्स ने डायरेक्टली लेक्चर 7 ही देखना स्टार्ट कर दिया, तो उनको बताना जरूरी है कि मैं म्यूचुअल फंड का चैप्टर करा रहा हूँ। हम 6 लेक्चर्स कर चुके हैं और आजकल हम प्रैक्टिकल सीरीज में है, प्रैक्टिकल कंसेप्ट कर रहे हैं। प्रैक्टिकल कंसेप्ट का मतलब है मैं आपको फैक्ट शीट के कंपोनेंट्स के बारे में बता रहा हूँ। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था हाउ वी कैन सी द फैक्ट शीट ऑफ अ म्यूचुअल फंड। इन दैट वी हैव टू डिस्कस 8 और 9 कंपोनेंट्स। और मैंने आपको लेक्चर नंबर 6 में एनएवी नेट एसेट वैल्यू यूनिट होल्डर्स के लिए के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट करना बताया बैलेंस शीट ऑफ अ म्यूचुअल फंड, हाउ वी प्रिपेयर अ बैलेंस शीट ऑफ अ म्यूचुअल फंड, ये भी बताया। और एनएवी को निकालने के 2 मेथड्स, एक तो एसेट अप्रोच और दूसरा कैपिटल अप्रोच, ये भी बताया। और बेटे हमने 2 केस स्टडीज की, केस स्टडी ए और केस स्टडी बी। तो मैं आज का लेक्चर शुभ आरंभ करने से पहले आपको एक बात कहना चाहता हूं कि आप प्लीज अपना कैलकुलेटर अपने सामने रख लें, अपना रजिस्टर खोल कर रख लें और अपनी बुक भी ओपन कर लें, क्योंकि बेटे आज बुक से भी बहुत कुछ बताना है। और मैंने आज दिसंबर 2018 और जून 2019 और दिसंबर 2019 के पेपर्स भी डाउनलोड किए हैं। आज कुछ क्वेश्चंस मैं वहां से भी कराने वाला हूं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आज का लेक्चर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। एक बच्चा कहता है ये हर बार में ये बोलता था सर ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। बेटे यकीन मानिए ये लेक्चर 6, लेक्चर 7 और लेक्चर 8 ये तीनों लेक्चर्स प्रैक्टिकल हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी आजकल आपको म्यूचुअल फंड के ऊपर आ रहा है, प्रैक्टिकल इतिहास गवाह इस बात का, मैं न्यू सिलेबस की बात कर रहा हूं। तो चलते हैं दोस्तों, आज का लेक्चर हम शुभ आरंभ करने से पहले मैं चाहता हूं आप लिखें लेक्चर नंबर 7 म्यूचुअल फंड। आज का जो एजेंडा है क्लास का, इसको देख लेते हैं बेटे। हम कंसेप्ट नंबर 18 तक लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। मतलब हमने कंसेप्ट नंबर 16 किया था यूनिट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट और यूनिट होल्डर्स। फिर मैंने क्वेश्चन कंसेप्ट नंबर 17 किया था नेट एसेट वैल्यू, हाउ टू कैलकुलेट इट। और फिर कंसेप्ट नंबर 17 के बाद मैंने कंसेप्ट नंबर 18 किया था व्हाट आर द वैल्यूएशन रूल्स, व्हाट आर द जनरल प्रिंसिपल्स, व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल कैलकुलेटिंग एनएवी। तो और आज मैं लेक्चर 7 में कंसेप्ट 19 से शुरू करूंगा। वैसे आज का एजेंडा है मुझे बेटे एक तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बताना है, क्योंकि मैं अब एनएवी बता चुका हूं। मैं आज आपको बताऊंगा हाउ टू कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। व्हेन आई से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आई मीन आरओआई, मैं आरओआई की बातें करने वाला हूं। मैं आज आपको होल्डिंग पीरियड रिटर्न की बातें भी बताऊंगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होल्डिंग पीरियड रिटर्न। और मैं आज आपको यील्ड टू मैच्योरिटी भी बताऊंगा, हाउ टू कैलकुलेट यील्ड टू मैच्योरिटी। तो दोस्तों कमर बांध के बिल्कुल बैठ जाए, क्योंकि मैं बहुत कुछ बताने वाला हूं। और आज का लेक्चर इतना कीमती है कि अगर आप पिछले 2-3 अटेम्प्ट के क्वेश्चन देखें तो बेटे कंसेप्ट नंबर 22 अगर नहीं पता तो आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते। टाइप्स ऑफ डिविडेंड एंड ग्रोथ स्कीम्स फॉर यूनिट होल्डर्स। मैंने ये बताना है कि डिविडेंड में अलग अलग स्कीम्स होती है कि डिविडेंड पे आउट भी करा सकते हैं, डिविडेंड को रीइन्वेस्ट भी कर सकते हैं, बोनस प्लान्स भी होते हैं और ग्रोथ स्कीम्स भी होती हैं। एज अ इन्वेस्टर, एज अ यूनिट होल्डर, यू कैन गो इन एनी ऑफ द स्कीम्स। डिस्कस करेंगे स्कीम्स, मतलब आप स्कीम्स तो हमने डिस्कस कर ली थी, लेकिन आप किस तरह का पे आउट चाहते हैं। आप डिविडेंड पे आउट चाहते हैं, आप डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट चाहते हैं, आप ग्रोथ स्कीम चाहते हैं, आप बोनस प्लान चाहते हैं, क्योंकि सभी में डिफरेंस है। थोड़ा थोड़ा एनएवी में डिफरेंस आ जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो मैं भूपेश आनंद कंसेप्ट 22 के बाद आज आपको बताने वाला हूं फॉरेन अकाउंट टैक्स कॉम्प्लायंस एक्ट, फटका नहीं तो झटका। आइए मेहरबान कदरदान, ये 5 कंसेप्ट के लिए हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। लेकिन मैं आपको अपनी कहानी सुनाने से पहले चाहता हूं कि आप सभी एक बार 5 मिनट के लिए मुझे लास्ट लेक्चर नंबर 6 की कुछ बातें बता दें। मैं पूछने वाला हूं। मैंने मुख्य तौर पर लास्ट लेक्चर में एनएवी बताया था, क्योंकि बेटे एनएवी आज के लेक्चर में बेस माना जाएगा, क्योंकि आज का लेक्चर कुछ और आगे लेके जाऊंगा तो आपको एनएवी के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप में से कुछ बच्चों ने आज ही ज्वाइन किया है तो मैं कहता हूं कि एक बार पुराने बच्चों से पूछ लें
कि भाई एनएवी होता क्या है, एनएवी का फुल फॉर्म क्या है, नेट एसेट वैल्यू। इसका मतलब किसी भी म्यूचुअल फंड की कोई भी स्कीम हो, उसकी अगर आप फैक्ट शीट देख लें, फैक्ट शीट, जैसे मैंने लास्ट क्लास में कोटक महिंद्रा की फैक्ट शीट निकाली थी और बताया था, अगर आप उसकी फैक्ट शीट को देख लें और उस फैक्ट शीट में आप क्या करें, नेट एसेट्स निकालना शुरू कर दें। नेट एसेट्स, हाँ बेटे, उस बैलेंस शीट, उस म्यूचुअल फंड के एसेट्स देख लें कितने हैं और उस म्यूचुअल फंड की आउटसाइड लायबिलिटीज कितनी है, आउटसाइड लायबिलिटीज कितनी है और एसेट्स कितने हैं। अगर आप एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटीज लेस कर दें तो बेटे इस फिगर का नाम है नेट एसेट्स। इसको निकालने के दो तरीके, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था, एक तो हम अप्रोच फॉलो करते हैं जिसका नाम है एसेट अप्रोच, और एक अप्रोच हम फॉलो करते हैं उसका नाम है कैपिटल अप्रोच। सो वी फॉलो टू अप्रोचेस व्हाइल कैलकुलेटिंग नेट एसेट्स। वन इज एसेट अप्रोच एंड सेकंड इज कैपिटल अप्रोच। ये सब बातें बता दी थी। फिर बेटे मैंने बताया था कि मेथड वन एसेट अप्रोच में हम क्या करते हैं, नेट एसेट्स लिखते हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स लिखते हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स लिखते हैं। और बेटे हमारे पास यहाँ पर एनएवी आ जाती है एक यूनिट की। इसका मतलब अगर आज ये कंपनी, अगर आज ये म्यूचुअल फंड लिक्विडेट हो जाए, नष्टो नाबाद हो जाए, बर्बाद हो जाए, तो इसके जितने भी एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स बेची जाएं, सारे एसेट्स बेच दिए जाए, सारी लायबिलिटीज को पे कर दिया जाए, तो नेट एसेट्स कितने बचेंगे और कितने यूनिट होल्डर्स हैं, एक यूनिट होल्डर की झोली में क्या आएगा बेटे, उसी का नाम है नेट एसेट वैल्यू, उसी का नाम है नेट एसेट वैल्यू। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? तो बेटे मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने यही बात करने वाला हूं कि मैं आपके लिए निकालूंगा नेट एसेट वैल्यू। और नेट एसेट वैल्यू के लिए हमने दो केस स्टडीज की थी। मैं चाहता हूं आज एक आध क्वेश्चन और करा दूं, आज का लेक्चर 7 शुरू होने से पहले एनएवी थोड़ी पक्की करा दूं, क्योंकि बेटे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो मैंने कैलकुलेट करके बताना है, आरओआई का मतलब ही क्या है कि हमने इस इन्वेस्टमेंट में कितना रिटर्न अर्न किया। रिटर्न अर्न करने का मतलब क्या है कि हमारे पास अगर हमने इतने पैसे लगाए, इतनी पूंजी लगाई, तो आज उसकी वैल्यू कितनी है, आज उस पूंजी की वैल्यू कितनी है और इस वैल्यू में कितना कमाई किया, कमाई का दर कितना है बेटे, उसका नाम है रेट ऑफ रिटर्न। और रेट ऑफ रिटर्न के लिए मुझे यहाँ पता होना चाहिए कि यहाँ की एनएवी कितनी है और यहाँ की एनएवी कितनी है। इसलिए एनएवी को करने से पहले आपको उसका कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो मैं बेटे पहला क्वेश्चन नंबर आप ही की बुक से कराने वाला हूँ, आप ही की बुक से मैं बेटे क्वेश्चन नंबर 18 मैंने पहले से खोल के रखा हुआ है जिससे कि टाइम सेव हो जाए। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 18 आप सिक्योरिटी लॉस एंड कैपिटल मार्केट की जो बुक आपको मिली है उसको ओपन कीजिए और क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। आपको ये बताना है हाउ मच इज द एनएवी, नेट एसेट वैल्यू ऑफ अ रेगुलर फंड, उसका नाम है। बेटे बड़े सारे इंफॉर्मेशन दी हुई है, वैसे तो मैंने आंसर भी दिया और आंसर आपके सामने है, 17 रुपए 12 पैसे आना चाहिए। लेकिन सवाल है कि आप इसको करते कैसे हैं। मैंने आपको एक तरीका बताया था, कभी भी किसी भी कंपनी म्यूचुअल फंड के लिए नेट एसेट वैल्यू निकालनी हो तो कहा जाए या ना कहा जाए, आपको पहले बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। यू हैव टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। आप पहले बैलेंस शीट बनाएंगे और उसके बाद उसकी एनएवी कैलकुलेट करेंगे। तो आइए मैं पहले क्वेश्चन को पढ़ लेता हूं बेटे। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटरमाइन द नेट एसेट वैल्यू ऑफ अ रेगुलर स्कीम। लिस्टेड शेयर्स, लिस्टेड का मतलब है जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। किस स्टॉक एक्सचेंज में बेटे, किसी में भी, बॉम्बे में या नेशनल में, किसी में भी लिस्टेड शेयर्स एक्स डिविडेंड। बेटे दो तरह की वैल्यूज हो सकती है, एक्स डिविडेंड एक्सक्लूडिंग डिविडेंड और कम डिविडेंड इंक्लूडिंग डिविडेंड। आप मेरी बात को समझ रहे? अभी हम डिस्कस करेंगे एक्स डिविडेंड और एक्स डिविडेंड कम डिविडेंड क्या होता है।
एट कॉस्ट। देखिए मजे की बात है कि आपको यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू जो है कॉस्ट है। कॉस्ट का मतलब क्या है कि हमने जितने में खरीदा था, और आपको पता है हम जब भी एनएवी निकालते हैं बेटे उसमें हम एसेट्स की मार्केट वैल्यू लेते हैं, ना कि कॉस्ट वैल्यू। तो लिस्टेड शेयर्स एट कॉस्ट, कैश इन हैंड, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स एट कॉस्ट। देखिए बॉन्ड एंड डिबेंचर्स की वैल्यू आपको कॉस्ट में दी हुई है। एक बात का ध्यान रखेंगे, हम हमेशा मार्केट वैल्यू लेते हैं, कॉस्ट नहीं लेते। आउट ऑफ द अबव बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स नॉट लिस्टेड एंड कोटेड। बेटे उसमें कुछ ऐसे डिबेंचर्स हैं जिसमें कुछ तो कोटेड है, मतलब कुछ तो स्टॉक एक्सचेंज में खरीद बेचे जा सकते हैं और कुछ खरीदे या बेचे नहीं जा सकते। ठीक है जी। अदर फिक्स इंटरेस्ट सिक्योरिटीज एट कॉस्ट, दूसरी फिक्स इंटरेस्ट सिक्योरिटीज होंगी, उनकी उनकी कॉस्ट है 4500 सिक्योरिटीज है, इतनी है। करंट रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ फिक्स इनकम सिक्योरिटीज, बेटे यहां लिखा हुआ है करंट रियलाइज्ड वैल्यू। इसका मतलब अगर आज वो फिक्स इनकम सिक्योरिटीज बेची जाएं तो कितने की बिकेंगी? 106.50। ठीक है जी। डिविडेंड अक्रूड 0.80। इसका मतलब इस कंपनी, इस म्यूचुअल फंड ने कहीं पे शेयर्स इन्वेस्ट किए हैं और जिस कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं उस कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है लेकिन अभी मिला नहीं है। और बेटे एक बार डिक्लेयर हो जाए तो प्रेसिडेंट भी आ जाए तो वापस नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज बीन एक्सेप्टेड बाय एजीएम, प्रपोज्ड बाय शेयर होल्डर्स एंड एक्सेप्टेड बाय डायरेक्टर्स। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे लिखा है डिविडेंड अक्रूड अमाउंट पेबल ऑन शेयर्स। अब इस म्यूचुअल फंड ने कहीं किसी कंपनी के शेयर सप्लाई किए थे, उसमें कॉल्स ली थी, अभी कॉल्स ड्यू है, मतलब देनदारी है, मतलब लायबिलिटी है। तो आपको म्यूचुअल फंड के हिसाब से सोचना है कि क्या ये एसेट है या क्या ये लायबिलिटी है। ठीक है जी। नंबर ऑफ यूनिट्स इन द स्कीम 2,40,000 नंबर ऑफ यूनिट्स हैं। एक यूनिट की 10 रुपए की फेस वैल्यू है। ऑल द लिस्टेड शेयर्स वर परचेज एट अ टाइम। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं अब पढ़ने वाला हूं। When index was 1200 units, ये सारे यूनिट्स तब खरीदे गए थे जब इंडेक्स की वैल्यू 1200 यूनिट्स थी। अभी देखेंगे 1200 पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, सेंसेक्स का मतलब क्या है, पॉइंट्स का मतलब क्या है। द इंडेक्स इज रूलिंग एट 2120 पॉइंट्स। देखेंगे 1200 पॉइंट्स और 2120 पॉइंट्स का मतलब क्या है। लिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स कैरी अ मार्केट वैल्यू ऑफ 5 लाख ऑन एनएवी डेट। ठीक है बेटे, वो जो डिबेंचर्स थे ना ऊपर, उसमें दो तरह के डिबेंचर्स थे, एक तो लिस्टेड थे और एक नॉन लिस्टेड थे। बेटे लिस्टेड की तो मार्केट वैल्यू हो सकती है ना, और नॉन लिस्टेड की तो कुछ भी नहीं होगी ना, फेस वैल्यू होगी ना बेटा, मार्केट वैल्यू, क्योंकि वो बेच नहीं सकते। तो नॉन लिस्टेड के केस में हम मानेंगे कि मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू बुक वैल्यू। बट अगर वो लिस्टेड डिबेंचर्स हैं तो अगर हमें मार्केट वैल्यू दी गई है तो हम उस मार्केट वैल्यू को देखेंगे। बेटे यही तो कंसेप्ट नंबर 18 में बताया था, वैल्यूएशन रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग एनएवी। इफ मार्केट वैल्यू इज नॉट गिवन वी कैन अज्यूम बुक वैल्यू एज मार्केट वैल्यू। ठीक है जी, बट यहाँ गिवन थी। ठीक है जी। अब मैं चाहता हूं कि एक बार फिर क्वेश्चन को आप ईमानदारी से, आपके सामने क्वेश्चन है, हार्ड कॉपी में भी है बेटे, पेपर में आता है इसलिए हमें तो करना है। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटरमाइन एनएवी ऑफ अ रेगुलर स्कीम। जो भी स्कीम आपको दी हुई है ऑफ अ रेगुलर स्कीम, क्वेश्चन नंबर 18। मैं भी अपनी बुक का खोल लेता हूँ बेटे, अभी तक तो उसी से देख रहा था, सॉफ्ट कॉपी से देख रहा था। क्वेश्चन नंबर 18, आइए आइए जी, आइए आइए मेरे बेटे। मैं अपना पेज निकाल रहा हूं, तब तक आप लिख लीजिए 195। ठीक है सर, 195 का क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, मैंने तो निकाल भी लिया जी। आइए बेटे, मैं एक बात बताना चाह रहा हूं, आपको कभी भी एनएवी निकालनी हो तो एनएवी निकालने का मतलब है कि आपको पहले बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी चाहिए। और मैंने पिछली क्लास में आपको कसम भी खिलवाई थी कि जब भी एनएवी निकालनी हो आपको सबसे पहले कहा जाए या ना कहा जाए, एज अ वर्किंग नोट आपको बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट, जितना उसमें क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस में बैलेंस शीट बना देनी चाहिए। तो मैं चाहता हूं, 1 मिनट आपको दे रहा हूं कि इसकी आप बैलेंस शीट बनाइए। जैसे पहली चीज है लिस्टेड शेयर्स एट कॉस्ट। बेटे ये इन्वेस्टमेंट्स हैं, एसेट्स हैं, कैश इन हैंड एसेट है,
बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स एसेट हैं। बेटे कोई म्यूचुअल फंड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर इशू थोड़ी करता है, कर ही नहीं सकता एज पर गाइडलाइंस। बेटे ये इन्वेस्टमेंट्स हैं। आउट ऑफ द अबव बॉन्ड्स सम आर लिस्टेड, सम आर नॉन लिस्टेड, अदर फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज, करंट रिलायंस वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज, डिविडेंड अक्रूड, बेटे डिविडेंड अक्रूड एसेट है, अमाउंट पेबल ऑन शेयर्स, बेटे ये लायबिलिटीज है, एक्सपेंडिचर अकर्ड, अक्रूड मतलब देना है, लायबिलिटी है। उसके बाद बेटे नंबर ऑफ स्कीम्स में यूनिट्स दिए और आपको इंडेक्स पॉइंट्स दिए हैं कि जब शेयर्स खरीदे थे, स्टार्टिंग वाले जब हमने शेयर्स खरीदे थे, कौन से बेटे ये बिगिनिंग वाले लिस्टेड शेयर्स जब खरीदे थे 20 लाख रुपए के, तो इंडेक्स था 1200 का। 1200 पॉइंट्स मान लीजिए एक बेंचमार्क है, हम मानते हैं सेंसेक्स दिया हुआ है, ये एक बेंचमार्क है 1200 पॉइंट्स। जब हमने स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट खरीदी थी ना तो 1200 पॉइंट की वैल्यू थी, लेकिन आज इंडेक्स की वैल्यू 2120 हो चुकी है। मतलब आप ये माने कि जो जब हमने खरीदी थी तो 1200 के हिसाब से खरीदी थी, ऐसा मान लें। अभी मैंने पॉइंट समझाना है, कैपिटल मार्केट के चैप्टर में बताऊंगा। 2120 आज इसकी वैल्यू हो गई। इसका मतलब जब हमने खरीदी थी तो 20 लाख की खरीदी थी, लेकिन वैल्यू थी 1200, लेकिन आज वैल्यू हो चुकी है 2120। तो उसकी कितनी वैल्यू होगी, आप समझ रहे जो मैं कहना चाह रहा हूं। चलिए मैं 1 मिनट देता हूं आपको, और मैं चाहता हूं कि आप इसका बैलेंस शीट बनाएं, और बैलेंस शीट के आगे बेटे मैंने वैसे बैलेंस शीट प्रिपेयर कर दी है, आप चेक करें। मैंने बेटे बड़ी मेहनत की और पहले से ही बैलेंस शीट बना डाली। पहले से मतलब मैंने क्लास लेने से पहले खुद बनाई, अपने हाथों से सॉल्व किया, और मैंने उसी तरीके से किया जो तरीका आपको मैंने लेक्चर नंबर 6 में समझाया था कि भाई पहले बैलेंस शीट बनाओ, एसेट्स की वैल्यू लिखो, बुक वैल्यू भी अंदर लिखो, मार्केट वैल्यू फिर लिखो, अगर मार्केट वैल्यू नहीं थी तो बुक वैल्यू ले लो, लायबिलिटीज लिखो, एसेट्स में से लायबिलिटीज कम करो, नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करो, और एक वैल्यू एनएवी आ जाएगी। देखिए मैंने आपके सामने रफ बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाया। पहले एसेट साइड देखते हैं। बेटे इन्वेस्टमेंट्स दी हुई है, इन्वेस्टमेंट्स की फेस वैल्यू 20 लाख दी हुई है, लेकिन वहां पर कुछ चक्कर है कि जब इन्वेस्टमेंट खरीदी थी तो इतने यूनिट्स का इंडेक्स पॉइंट था। जरा एक बार देख लेते हैं, आइए बेटे 1200 पॉइंट थे जब हमने शेयर्स खरीदे थे 20 लाख के, जब हमने इन्वेस्टमेंट की थी 20 लाख की, और आज 2120 पॉइंट। एक बच्चा कहता था पॉइंट्स क्या होते हैं, मान के चलिए ये रुपीस है। एक सेकंड के लिए, मैंने वैसे कैपिटल मार्केट में डिटेल में बताया, मान के चलते हैं रुपीस है। इसका मतलब जब 1200 के हिसाब से खरीदे थे तो 20 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, आज 2120 कीमत हो चुकी है, बेंचमार्क 2120 का हो चुका है। तो बेटे आज कितनी वैल्यू होगी, 2120 इंटू 20 अपॉन 1200। कैलकुलेटर आपके पास है, प्लीज कैलकुलेट करें बेटे। 2120 इंटू 20 अपॉन 1200, ये आपके सामने आ गया जी 35.33। इसका मतलब जो मैंने इन्वेस्टमेंट्स 20 लाख रुपए की खरीदी थी, आज उनकी वैल्यू मार्केट में 35.33 रुपए लैक्स हो चुकी है। आज उसी की वैल्यू 35.33 लैक्स हो चुकी है मेरे बेटे। आप बात समझिए, 35.33 लैक्स हो चुकी है। और हमें एनएवी निकालते समय हमेशा मार्केट वैल्यू लेनी है, ना कि बुक वैल्यू। तो आप ये समझ लें कि 2120 यूनिट्स हैं, रुपीस हैं। चलिए जी ठीक है, तो जरा देखते हैं मैंने क्या लिखा है। मैंने लो जी 35.33, तो अब आपको समझ आ चुका होगा कि ये वैल्यू कहां से आई। फिर मैंने बॉन्ड्स की वैल्यू लिखी है। बेटे बॉन्ड्स दो तरह के हैं, एक तो लिस्टेड है और एक नॉन लिस्टेड है। 1 लाख रुपए के जो बॉन्ड्स है ना जी, ये नॉन लिस्टेड है, तो मैंने इसकी मार्केट वैल्यू भी 1 लाख रुपए ही रखी है, आप चेक करिए। लेकिन नीचे दिया हुआ है कि जो बॉन्ड्स लिस्टेड हैं
उनकी मार्केट वैल्यू 5 लाख रुपए की हो गई है। ये गिवन है, आप चेक कर लीजिए, अभी तो दिखाया था। तो 3.30 कैसे आया बेटे? 4.30 दिया हुआ है, और जहां 4.30 दिया नीचे इंफॉर्मेशन दी है कि उसमें से 1 लाख तो बुक वैल्यू है अनलिस्टेड की, बैलेंस तो बेटे अनलिस्टेड होंगे, और उसकी मार्केट वैल्यू दी हुई है 5। 3.30 की मार्केट वैल्यू 5 दी हुई है, कैश 1.23 है, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज बेटे फेस वैल्यू है 4.50, फेस वैल्यू है 4.50 और मार्केट वैल्यू है 4.7925। फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज फेस वैल्यू है 4.50 और मार्केट वैल्यू है 4.7925। ये मार्केट वैल्यू भी आपको दी हुई है, आपको विश्वास ना हो तो देख लेते हैं भाई साहब, ये देख लीजिए। पहली बात तो ये देखिए, लिस्टेड बॉन्ड्स हैज अ मार्केट वैल्यू ऑफ 5 लाख, ये 5 लाख रुपए तो मार्केट वैल्यू डिबेंचर्स की दी हुई है, ठीक है जी। उसके बाद आप ये देख लीजिए कि 106 रुपए 50 पैसे तो ऑलरेडी लिस्टेड रियलाइज्ड वैल्यू दी हुई है, तो मैंने उसको डायरेक्टली वहीं पे लिख दिया। फिर डिविडेंड अक्रूड है 1.80 हुआ, तो बेटे ये जितने भी एसेट्स हैं मैंने लिख दिया उनको, और एसेट्स का टोटल कर दिया 48.1525। मैंने फिर रिपीट कर रहा हूँ, जरूरी नहीं कि बैलेंस शीट टैली करें, लेकिन आपको बैलेंस शीट एज अ वर्किंग नोट बनानी है, तभी आप आगे चल सकते हैं, तभी आप एनएवी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपने बैलेंस शीट बनाई, जो जो इन्फॉर्मेशन दी है बेटे उसी को लिखा। अब मैं आ गया जी लायबिलिटीज में, यूनिट कैपिटल में आपको यूनिट कैपिटल दिया हुआ है, बिल्कुल दिया है, चेक करिए कितना है बेटे। यूनिट कैपिटल जो है 2,40,000 यूनिट्स दिए हैं, 2,40,000 यूनिट्स दिए 10 रुपए के हिसाब से, तो 24 लाख तो ये हो गया। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज ऑलरेडी गिवन है 6.32, अक्रूड एक्सपेंसेस 0.75। अक्रूड मतलब हमें अभी ड्यू नहीं हुए, देने तो हैं, तो इसका मतलब हमारी लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग का मतलब ड्यू भी हो गए और इस म्यूचुअल फंड की स्कीम को देने भी हैं, जैसे सैलरी देनी है 7 तारीख हो गई, रेंट देना है 1 हफ्ता हो गया 5 तारीख हो गई, मतलब जो ड्यू डेट हो चुकी अभी हमने पैसे नहीं दिए उसको आउटस्टैंडिंग बोलते हैं, और ड्यू डेट नहीं आए देने हैं, अभी देनदारी नहीं हुई देने हैं, उसको अक्रूड बोलते हैं बेटे। अक्रूड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये सब लायबिलिटीज हैं, इसलिए मैंने लायबिलिटीज में लिखा आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी 6.32, अक्रूड एक्सपेंसेस 0.75। अब जरूरी नहीं है कि बैलेंस शीट मिले, क्योंकि बड़ी सारी चीजें ऐसी हैं जो बैलेंस शीट में नहीं भी दी होती, तो हम तो एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं ना, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बना रहे हैं, हम एक हिस्सा बना रहे हैं। हम पूरी बैलेंस शीट नहीं बना सकते जब तक सारे पर्टिकुलर्स ना दिए हो, लेकिन फिर भी बैलेंस शीट बनानी चाहिए बेटे। अब आपकी गलती नहीं होगी, अदरवाइज आपको वर्किंग नोट में लिखना पड़ेगा। कई बार आप गलती से एसेट को लायबिलिटी मान लोगे, लायबिलिटी को एसेट मान लोगे, लेकिन जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो आप 100% प्रूफ होकर बनाओगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप बैलेंस शीट बनाएं। इन्वेस्टमेंट्स, कैश, फिक्स इनकम, ये सब लिख दिया जी हमने, ये सब लिख दिया, ये सब लिख दिया। अब टोटल करें तो 48.1525 आपके एसेट्स हैं, और लायबिलिटीज कितनी है 6.32, ये चेक करिए जी 6.32 एंड 0.75, टोटल है जी 48.1525। तो अगर आप इसके नेट एसेट्स निकालें तो मैं कर सकता हूँ 48.125 48.1525 माइनस 6.32 माइनस 0.75, ये आ गया जी 41.08। चेक करिए 40 अच्छा मैंने ये समझा भी दिया, 1200 यूनिट्स जब हमने खरीदे थे तो 20 लाख की वैल्यू थी, 2120 है तो कितने की वैल्यू होगी ये मैंने समझा भी दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आइए मैं भूपेश आनंद आपके सामने इस समय 18 क्वेश्चन की तरफ हूं और मुझे एनएवी निकालनी है। एनएवी निकालने के लिए एसेट्स कितने बेटे 48.1525 माइनस 6.32 माइनस 0.75 डिवाइडेड बाय 2,40,000, तो 2.4, क्योंकि सब कुछ है लैक्स में, तो 2,40,000 इंटू 10 24 लाख, तो
तो हम 2.4 लिख रहे हैं, ठीक है जी। 24 लाख है ना, तो 24 लिखना चाहिए। चलिए नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं एक बार देख लेते हैं, 2,40,000, तो 2.4 ठीक है। तो आइए जी 48.1525 माइनस 6.32 माइनस 0.75 डिवाइडेड बाय 2.4, बेटे 17 बेटे ये आ गया जी 17.1111। आंसर भी इतना ही है, 17 पॉइंट उन्होंने राउंड ऑफ कर दिया क्योंकि आ रहा है 17.117। चेक करिए 17.117, तो उन्होंने उसको राउंड ऑफ कर दिया 17.12। तो इस तरह से आप अगर आप आंसर देखिए तो बेटे कितनी जबरदस्त कैलकुलेशन से आपको घबरा जाएंगे ये क्या क्या लिखा हुआ है। इसीलिए मैंने कहा आपको बैलेंस शीट बनानी चाहिए, क्योंकि बैलेंस शीट बनाने के बाद आपका काम बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए जी, मैंने एनएवी की प्रैक्टिस करा दी, मैं अब आगे चलूंगा, मैं आपके साथ आगे चलूंगा और मैं आज के लेक्चर का शुभ आगमन, शुभ आरंभ करने जा रहा हूं। सर अभी तक क्या हो रहा था बेटे, अभी तो हमने एनएवी की डिस्कशन की, एक क्वेश्चन करके दिखाया आपकी बुक का। आज मुझे कंसेप्ट 19, कंसेप्ट 20 और 21, बेटे ये तीनों ना रिटर्न से रिलेटेड है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आप बताएं आप किसी कंपनी में, किसी म्यूचुअल फंड में, किसी बैंक में पैसे जब डिपॉजिट करते हैं, और तो और छोड़ दीजिए आप अपने दोस्त को ही पैसे देते हैं, तो आप बताइए जब आप 100 रुपए देंगे, 1,000 देंगे, 10,000 देंगे, तो क्या आप रिटर्न में 100,000 या 10,000 ही एक्सपेक्ट करेंगे, या कुछ ज्यादा, या कुछ एक्सेस में? बड़ी सिंपल सी बात है, आप जब भी इन्वेस्ट करते हैं, आप जब भी इन्वेस्ट करते हैं, तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि आप कुछ एक्सेस में अर्न करें। मेरी बात आप समझ रहे हैं? जैसे आपने 100 रुपीज की इन्वेस्टमेंट की, तो आपको यहां पर कितने पैसे मिल रहे हैं, मान लेते हैं 150 रुपए मिल रहे हैं या 180 रुपए मिल रहे हैं, तो आप ये सोचेंगे कि मुझे कितना रिटर्न मिला इस इन्वेस्टमेंट में। मैंने इन्वेस्टमेंट की 100 रुपए की, किसने, रामलाल ने इन्वेस्टमेंट की 100 रुपए की, और उसको बदले में कितने पैसे मिले, 180 रुपए। तो मैं ये कहता हूँ जी 180 मिले, 100 रुपए थे अपॉन 100 रुपए, क्योंकि मैंने लगाए तो 100 ही थे ना, तो 80 ज्यादा मिले ना, इंटू 100 इज इक्वल टू 80%। इसका मतलब मैंने जो इन्वेस्टमेंट की उसमें जो रिटर्न मिला वो 80% है। 80% इज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सवाल ये आता है कि अगर ये 80% है तो क्या ये बेटर है या नहीं? बेटे अब ये डिपेंड करता है आपने क्या एक्सपेक्ट किया था। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें ना, तो बेटे दो तरह के रिटर्न, या तो मैं तो कहता हूं कि 2-3 तरह के रिटर्न हो सकते हैं। एक हो सकता है बेटे होल्डिंग पीरियड रेट ऑफ रिटर्न। बेटे एक हो सकता है होल्डिंग पीरियड रेट ऑफ रिटर्न, और दूसरा बेटा कौन सा? बेटा हो सकता है यील्ड टू मैच्योरिटी, यील्ड टू मैच्योरिटी रेट ऑफ रिटर्न। अभी देखते हैं क्या मतलब है यील्ड टू मैच्योरिटी रेट ऑफ रिटर्न। तीसरा वैसे कुछ किताबों में लिखा हुआ है एनुअल रिटर्न, मैं बता दूंगा, कोई घबराने की बात है नहीं। अभी देख लेते हैं क्या मतलब है इसका। मोटा मोटी बात ये आती है जी कि अगर एक इन्वेस्टर एक यूनिट को खरीदता है, अगर एक इन्वेस्टर एक यूनिट को परचेज करता है, तो ये डेट ऑफ परचेज है और ये डेट ऑफ एक्सपायरी है या होल्डिंग पीरियड है। मान लेते हैं कि 5 साल का पीरियड दिया है, ये वैल्यू इसकी 5 इयर्स के बाद रिडीम होंगे। म्यूचुअल फंड की स्कीम है कि भाई 5 साल तक आपको इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि क्लोज एंडेड स्कीम हो और इन्वेस्टर को बीच में जरूरत पड़े और उसने यहां पर ही शेयर सेल कर दिया हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो सेल कर दे यहां पर, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर आप उसको 5 इयर्स तक अपने पास रखेंगे, इसका मतलब आपने उसको मैच्योरिटी तक, मान लेते हैं ये 5th ईयर मैच्योरिटी ईयर है, अगर आपने उसको मैच्योरिटी तक रखा है अपने पास,
तो आपको जो रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा उसका नाम है यील्ड टू मैच्योरिटी। मैं फिर रिपीट करूंगा, आपने एक म्यूचुअल फंड की स्कीम का यूनिट परचेज किया और उसको आपने मैच्योरिटी तक रखा, और जब आपने उसको मैच्योरिटी तक रखा तो शुरू से लेकर 5 सालों तक आपने रखा, तो ऑन एन एवरेज आपको कितना रेट ऑफ रिटर्न मिला उसका नाम है यील्ड टू मैच्योरिटी। आप मेरी बात समझ रहे बेटे, उसको हम कहते हैं यील्ड टू मैच्योरिटी। मैं फिर रिपीट करता हूं, आपने 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 अपना एक शेयर खरीदा, एक यूनिट खरीदा और उसको 5 साल तक होल्ड करके रखा, तो ऑन एन एवरेज अगर आपने मैच्योरिटी तक रखा तो ऑन एन एवरेज कितना रिटर्न मिला उसको बोलते हैं यील्ड टू मैच्योरिटी रेट ऑफ रिटर्न। बट सपोज करते हैं कि आपने बीच में उसको सेल कर दिया, 5 साल पहले ही बेच दिया, 3rd ईयर में बेच दिया, 2 साल में बेच दिया, 6 महीने बाद बेच दिया, इसका मतलब आपका होल्डिंग पीरियड मैच्योरिटी से कम है, मान के चलते हैं 5 साल नहीं रखा, उससे कम में रखा और बेच दिया, तो बेटे जो रिटर्न आपका होल्डिंग पीरियड तक आएगा, जो भी रिटर्न शुरू से लेकर होल्डिंग पीरियड तक होगा उसका नाम है होल्डिंग पीरियड रिटर्न। बड़ी सिंपल सी बात है जी। मैंने 2 बातें बताई हैं, एक बच्चा कहता है सर समझ नहीं आई, मैंने कहा बेटे दोबारा बताऊंगा। मैं आपसे एक बात कहता हूं, आपने आपने यहां पर इन्वेस्टमेंट की, आपने यहां पर इन्वेस्टमेंट की और आपने आपने इसको यहां तक इतना पीरियड होल्ड कर रखा, पीरियड ऑफ होल्ड, पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट, पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो आप मुझे बताएं कि जो आपने जब खरीदा और जब आपने बेचा मैच्योरिटी से पहले, उस समय उसकी कुछ एनएवी होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी बेटे, क्यों नहीं होगी? तो आप 2 तरह के रिटर्न निकाल सकते हैं जी, आप 2 तरह के रिटर्न निकाल सकते हैं। मैंने अभी बताया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैन बी कैलकुलेटेड ऑफ 2 टाइप्स। One is if I am holding it up to less than maturity period, then it is named as holding period rate of return. उसको हम कहते हैं होल्डिंग पीरियड रेट ऑफ रिटर्न। HPR भी बेटे कई किताबों में छोटा नाम लिखा है, जैसे आपके घर के नाम होते हैं बिल्कुल वैसे ही नाम है बेटे। इसका मतलब है NAV आपने जब होल्ड किया, जब बेचा, और NAV जब आपने खरीदा। बेटा 0 का मतलब होता है बिगिनिंग, जब आपने खरीदा, और H का मतलब है जब आपने बेचा, डिवाइडेड बाय NAV जब आपने खरीदा, इनटू में 100। तो ये बता दीजिए, मुझे ये बता दीजिए कि ये जो डिफरेंस आया, इसको अगर मैं प्रतिशत में निकालूं, परसेंटेज में कैलकुलेट करूं, तो बेटे उसको HPR बोलते हैं। लेकिन एक बात सुनिएगा, एक तो NAV1 माइनस NAV0, ये तो बात समझ आई। लेकिन कई बार क्या होता है बेटे, म्यूचुअल फंड कुछ डिस्ट्रीब्यूट भी करता है। देयर आर सम डिस्ट्रीब्यूशंस आल्सो। बेटे डिविडेंड की डिस्ट्रीब्यूशन करता है, बेटे कैपिटल गेन की डिस्ट्रीब्यूशन करता है। तो हम ये देखेंगे टोटल रिटर्न कितना हुआ इन्वेस्टर को। आज हमने इतने की चीज खरीदी, इतने की बेच रहे हैं, और बीच में क्या क्या मिला वो भी तो बेटे मेरी इनकम है। तो इनकम 2 तरह की हुई, एक तो हुई रेवेन्यू इनकम और एक हुई कैपिटल इनकम। रेवेन्यू का मतलब क्या हुआ, जो लगातार रेकरिंग इन नेचर की है, जैसे डिविडेंड मिलना इज रेकरिंग नेचर। और बेटे कैपिटल गेन भी हो सकता है। भाई एक कंपनी ने, म्यूचुअल फंड ने कहीं इन्वेस्ट किया और वहां पे उसने हाई वैल्यू में बेच दिया, तो म्यूचुअल फंड को कैपिटल गेन हुआ, और वो कैपिटल गेन उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपने यूनिट होल्डर्स को। तो इसका मतलब यूनिट होल्डर्स को 2 तरह की इनकम हो सकती है पीरियड ऑफ होल्डिंग में, एक डिविडेंड की और एक कैपिटल गेन की। मैं तो कहता हूं जितनी भी इनकम हो, जो भी कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, जो भी कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो, आप उस डिस्ट्रीब्यूशन को
ऐड कर दें, जो भी कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है आप उस डिस्ट्रीब्यूशन को ऐड कर दें, क्योंकि ये सब कुछ इस व्यक्ति की क्या है, इनकम है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो देखिए फॉर्मूला क्या बना। अभी मैंने एनएवी, मैंने एचपीआर का लिखा हुआ है फॉर्मूला, लेकिन फिर भी आपको समझाने जा रहा हूं। एचपीआर इज इक्वल टू एनएवी अप टू होल्डिंग पीरियड। तो एनएवी जितने में होल्ड किया माइनस एनएवी 0 प्लस डिस्ट्रीब्यूशंस डिवाइडेड बाय एनएवी 0 इंटू 100 इज इक्वल टू होल्डिंग पीरियड रिटर्न। आप मुझे एक बात बताएं दोस्तों, सच सच बताना बिल्कुल। मैंने कहीं पे 100 रुपए लगाए, मैंने कहीं पर 100 रुपए स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किए और उसके बाद मुझे 150 मिले और बीच में 5 रुपए का इंटरेस्ट भी मिल गया, मान लेते हैं। तो मेरी इनकम कितनी हुई? मैं कहूंगा जी मेरी इनकम हुई 150 रुपए में से 100 रुपए चले गए। ये तो 50 रुपए ये मिले और 5 रुपए और मिले 100 रुपए के ऊपर। तो मैं कहूंगा जी 55/100 इंटू 100 इज इक्वल टू 55%। बेटे ये आ गया जी 55%। दिस इज नेम्ड एज 55%। इसको हम कहते हैं होल्डिंग पीरियड रिटर्न। और यही चीज हम यूज करेंगे अगर हम मैच्योरिटी तक करें, तो उसका नाम है यील्ड टू मैच्योरिटी। तो कोई मुश्किल नहीं है। आइए पहले लिख लें, थोड़ा सा इस बात को समझने के बाद पहले लिख लेते हैं और फिर हम इसके ऊपर एक दो क्वेश्चंस करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से एक बार कंसेप्ट नंबर 19 के ऊपर कुछ लिखना शुरू करें। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बेटे ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दो तरह की होती है, एक होती है होल्डिंग पीरियड रिटर्न और एक होता है यील्ड टू मैच्योरिटी। तो कंसेप्ट नंबर 19, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। द परसेंटेज चेंज इन नेट एसेट वैल्यू। बड़ा प्यारा से लिखा बेटे, द परसेंटेज चेंज इन नेट एसेट वैल्यू। इसका मतलब एनएवी पहले कितनी थी जब खरीदा था, और जब हम बेच रहे हैं, जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं जिस दिन, उस दिन कितनी है, उस दिन कितनी है। द परसेंटेज चेंज इन एनएवी of the fund over a time period. The NAV percentage change of a fund over a time period based on dividend and growth schemes. अभी ये बताना है what is the meaning of dividend and growth schemes, अभी बताऊंगा, लेकिन लिख लें based on dividend and growth schemes। बेटे दो तीन तरह की स्कीम्स हो सकती है, मैं तो कहता हूँ दो तरह की स्कीम्स हो सकती है, एक होती है डिविडेंड स्कीम और एक होती है ग्रोथ स्कीम। अब बेटे डिविडेंड स्कीम में तीन पार्ट हो सकते हैं, एक डिविडेंड पे आउट स्कीम, एक डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट स्कीम, एक बोनस स्कीम और एक ग्रोथ स्कीम। अभी डिस्कस करेंगे। अभी लिख लें बेस्ड ऑन डिविडेंड एंड ग्रोथ स्कीम्स इज नेम्ड एज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, द परसेंटेज चेंज इन नेट एसेट वैल्यू, द परसेंटेज चेंज in net asset value of the fund over a time period based on dividend and growth schemes is named as return on investment। बेटे आराम से फोटो बनाएं, बड़ा इंपॉर्टेंट मैंने चित्र बनाया है। मैंने कहा जी इस दिन खरीदा और इसकी मैच्योरिटी थी इस दिन। अगर आपने खरीदा और जिस दिन मैच्योर होना था उस दिन तक रखा, तो जो ऑन एन एवरेज रिटर्न होता है उसको बोलते हैं बेटे यील्ड टू मैच्योरिटी, उसको बोलते हैं यील्ड टू मैच्योरिटी। बट आपने जब खरीदा और उससे पहले ही बेच दिया, मान लेते हैं यहां बेच दिया, nth पीरियड में बेच दिया, तो यहां से लेकर यहां तक जो रिटर्न है इसको बोलते हैं होल्डिंग पीरियड रिटर्न। आराम से मैंने एरोज भी बनाए हैं, आप पहले लिख लें फिर मैं एक्सप्लेन करूं। T0, Tn, T1 और Tm। M का मतलब है मैच्योरिटी, M का मतलब है मैच्योरिटी।
तो T0, Tn, T1, Tm, मैंने 4 समय लिखे। मैं समय हूं, मैं चलता ही रहता हूं, मैं कभी रुकता नहीं। T0, Tn, T1, Tm। अगर मैं T0 से Tn तक रखता हूं, अप टू होल्डिंग पीरियड तक रखता हूं, तो जो रिटर्न आएगा उसका नाम है होल्डिंग पीरियड रिटर्न। बट अगर मैं 1 साल तक रखता हूं और 1 साल के बाद बेचता हूं, तो बेटे उसका भी नाम होल्डिंग पीरियड रिटर्न है, लेकिन उसको हम एनुअल रिटर्न भी कह सकते हैं। अगर 12 महीने का होल्डिंग पीरियड है, तो बजाय होल्डिंग पीरियड कहने के हम उसको एनुअल रिटर्न भी कह सकते हैं। तो ठीक है जी, एक तो हो गया होल्डिंग पीरियड रिटर्न, ठीक है, दूसरा हो गया एनुअल रिटर्न, ठीक है, और तीसरा कौन सा हो गया, आपने खरीदा और उसको रखा कब तक, अपनी मैच्योरिटी तक, उसको बोलते हैं यील्ड टू मैच्योरिटी। तो 3 तरह के रिटर्न हो गए, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे लिखें, कंसेप्ट नंबर 20 लिख लें, समझ आ चुका मुझे पता है आपको। होल्डिंग पीरियड रिटर्न, it is the percentage return of on investment or asset or portfolio over the holding period। मतलब होल्डिंग पीरियड तक जो रिटर्न निकालते हैं उसका नाम है होल्डिंग पीरियड रिटर्न। फॉर विच इट वॉज हेल्ड बाय इन्वेस्टर इज नेम्ड एज होल्डिंग पीरियड रिटर्न। इसको निकालने का एक तरीका है, एक फॉर्मूला है, एक लॉजिक है। आपको टाइमलाइन बनानी चाहिए, समय की रेखा। बेटे ये जो मैंने बनाई, ये टाइमलाइन प्रिपेयर की, और टाइमलाइन हमेशा 0 से शुरू होती है। तो मैंने यहाँ पर T0 लिखा, और यहाँ पर Tn लिखा, और ये पीरियड ऑफ होल्डिंग लिखा, और मान लेते हैं यहाँ बीच में कुछ आपको रिटर्न मिला भी, उसको हम कहते हैं डिविडेंड। कुछ भी मिला, डिस्ट्रीब्यूट हुआ, यहाँ पे कुछ म्यूचुअल फंड ने डिस्ट्रीब्यूट किया। और बेटे डिस्ट्रीब्यूशन या तो रिटर्न हो सकती है, या डिविडेंड हो सकती है, और या कैपिटल गेन भी हो सकती है, ठीक है जी। तो चेक करें, मैंने क्या किया, अभी समझाया था। एक तो मैं ये चेक करूंगा कि मेरी ये एनएवी है और ये एनएवी 0 है। एनएवी n माइनस एनएवी 0, एनएवी n माइनस एनएवी 0, एक तो रिटर्न ये होगा, प्लस जो मुझे बीच में ड्रामे मिले, रिटर्न और डिविडेंड मिला। तो बेटे मैंने उसी को लिखा है, फॉर्मूला देख लीजिए, एनएवी n माइनस एनएवी 0 प्लस रिटर्न प्लस रिटर्न प्लस रिटर्न प्लस रिटर्न अपॉन एनएवी 0 into 100 is equal to holding period return. It is equal to HPR परसेंटेज रिटर्न। इसको हम कहते हैं होल्डिंग पीरियड रिटर्न। आराम से बेटे फॉर्मूला लिखना है, रटना है ही नहीं, मैं भी लॉजिक बता दूंगा, कोई रटने की जरूरत ही नहीं। आगे चलते हैं, यील्ड टू मैच्योरिटी। बेटे ये मैं समझा चुका हूं, आप जो रिटर्न निकालते हैं स्टार्टिंग से लेकर अप टू मैच्योरिटी तक। तो कंसेप्ट नंबर 21, यील्ड टू मैच्योरिटी, इट इज द रेट ऑफ रिटर्न earned by an investor. It is the rate of return earned by an investor who buys or invest in units in the beginning, starting से लेकर maturity तक रखा है, उसका रिटर्न का नाम है yield to maturity। तो लिखें जी कंसेप्ट 21, it is the rate of return earned by an investor who buys in units in the beginning and held it till maturity, और मैच्योरिटी तक रखता है, उसका नाम है yield to maturity। आराम से बेटे, आराम से, कोई जल्दी है ही नहीं, कोई जल्दी नहीं है बेटे। मैं कंसेप्ट 21 तक बता चुका हूं, लेकिन मैं अभी जो बता रहा हूं बेटे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने से पहले मुझे एक बार कंसेप्ट नंबर 22 भी बताना पड़ेगा। वैसे तो मैं एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल कर सकता हूं, उसके बाद कंसेप्ट नंबर 22 में आऊं तो ज्यादा आपको समझ आएगा। चलिए पहले एक बार हम कंसेप्ट नंबर 22 के बाद एक बार क्वेश्चन नंबर अपनी बुक में आ जाते हैं, और बुक में क्वेश्चन नंबर बेटे क्वेश्चन नंबर है 9th।
क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाएं। एक बार हम देखते हैं कि क्या क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है। बेटे इनिशियल पेजेस में सिलेबस के साथ स्टार्टिंग में मैं कह रहा हूं पेजेस में आपको क्वेश्चन नंबर 9 में एक बार देखना है, जहां पे मैंने लिस्ट ऑफ ये पेजेस दिए हैं। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 9 बुक आपके पास है, म्यूचुअल फंड का चैप्टर हम कर रहे हैं और ये आपके पेपर में आ भी चुका है। नो डाउट ओल्ड सिलेबस में है लेकिन दिसंबर में आ चुका है। तो आराम से हम इस क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे और झटपट कर डालेंगे। बेटे बुक खोल लीजिए, बुक में क्वेश्चन है, पेज नंबर 10 में दिया हुआ है। सफल म्यूचुअल फंड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू वन ऑफ इट्स स्कीम्स। सफल म्यूचुअल फंड provides the following information related to one of its schemes. Size of the scheme, बेटे साइज दिया हुआ है, फेस वैल्यू ऑफ द यूनिट्स, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स, मार्केट वैल्यू ऑफ फंड्स पोर्टफोलियो, रिसीवेबल्स, accrued income, liabilities, accrued expenses। और बेटे यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एनएवी, आपको एनएवी निकालनी है, एंड रेट ऑफ रिटर्न। देखिए अब आपको रेट ऑफ रिटर्न भी निकालना है। इफ अ यूनिट होल्डर हैज परचेज्ड एनएवी यूनिट एट एनएवी ऑफ 15 पर यूनिट एंड रिसीव डिविडेंड ऑफ ₹2 पर यूनिट ड्यूरिंग दिस पीरियड। आप समझ गए, रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए आपको बिगिनिंग की एनएवी भी चाहिए और एंड की एनएवी भी चाहिए, प्लस बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो भी चाहिए। तो आपको इन सब के लिए आपको एनएवी निकालना आना चाहिए और रेट ऑफ रिटर्न निकालना आना चाहिए। तो एक बार दोबारा से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, म्यूचुअल फंड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वन ऑफ इट्स स्कीम्स। साइज ऑफ द स्कीम, बेटे मैंने बताया था, अभी बताऊंगा रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालते हैं, फेस वैल्यू, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग, मार्केट वैल्यू वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है जी। अब मैं आपसे एक बात पूछूं अगर, तो आप मुझे एक चीज बताइए कि हम कभी भी रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं, चाहे वो होल्डिंग पीरियड रेट ऑफ रिटर्न हो या यील्ड टू मैच्योरिटी हो, रेट ऑफ रिटर्न को निकालने का तरीका क्या है? बेटे हम यहां देखते हैं कि यहां पर एनएवी कितनी है और यहां पर देखते हैं एनएवी कितनी है और यहां बीच में डिस्ट्रीब्यूशन कितना है। अब आप अगर ध्यान से देखें तो आपको यहाँ की एनएवी 15 रुपए दे दिए और यहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन 2 रुपए दे दिया। यहाँ की वैल्यू नहीं दी, एनएवी एनएस पीरियड की नहीं दी, लेकिन हाँ उसके लिए उसने कुछ पर्टिकुलर्स दे दिए। तो अगर आपको एनएवी एन पता चल जाए तो आप इजीली उसका रेट ऑफ रिटर्न निकाल सकते हैं, लेकिन उसके पर्टिकुलर्स दिए हैं। तो इसका मतलब हमें जब भी पर्टिकुलर्स दिए हो, हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटे, हम बैलेंस शीट बनाएंगे और बैलेंस शीट में हम पहले जितने भी एसेट्स गिवन है, जो भी हमें दिखते हैं और जो भी लायबिलिटीज लगती हैं बेटे, उसको लिख देंगे बैलेंस शीट में, एसेट्स और लायबिलिटीज लिख देंगे और फिर एसेट्स में से लायबिलिटीज लेस कर देंगे। याद आ रहा है? तो आप समझ रहे हैं क्वेश्चन कहां से शुरू हुआ। इसका मतलब आप रेट ऑफ रिटर्न निकाल ही नहीं सकते अगर आपको एनएवी बिगिनिंग की और एनएवी एंड की जब आपने बेचा तब की नहीं पता हो, प्लस डिस्ट्रीब्यूशन ना पता हो। तो उसने एनएवी बिगिनिंग की और डिस्ट्रीब्यूशन तो दे दी, अब आपको एनएवी एंड की निकालनी है और एनएवी एंड के लिए पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं और आपने कसम खाई थी कि आप पहले बैलेंस शीट बनाएंगे। तो आइए हम पहले बैलेंस शीट बनाते हैं। हम दोबारा से इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए जी, साइज ऑफ स्कीम तो कहीं नहीं आता, फेस वैल्यू 10 रुपए की है, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट 200 करोड़ है, तो इसका मतलब 200 करोड़ इंटू 10, ये साइज ऑफ स्कीम आ गई 2000 करोड़ की। ठीक है, यूनिट कैपिटल में आएगा। मार्केट वैल्यू ऑफ फंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स हो गई, रिसीवेबल्स इन्वेस्टमेंट हो गई, एसेट्स है, अक्रूड इनकम एसेट्स है,
लायबिलिटीज लिखा हुआ लायबिलिटीज, अक्रूड एक्सपेंसेस लायबिलिटीज है, तो बेटे एसेट्स में से लायबिलिटीज लेस कर दो, नेट एसेट्स निकाल लो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट से कर दो, एनएवी एंड की निकाल लो, और फिर टाइमलाइन बनाओ, एनएवी 0 एनएवी 1 माइनस करके कर सकते हैं, कुछ मुश्किल है नहीं। मैंने वैसे आपके लिए इसको बनाया है, थोड़ा सा आप चेक करें कि आपको मैं तभी दिखाऊंगा जब आप थोड़ा सा कर लेंगे। मैंने क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहा हूं, आप ही की बुक का पेज नंबर 10 आपके पेपर में है वो ओल्ड सिलेबस में, ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी किस्मत की। मैंने पहले बैलेंस शीट बनाई, आप एसेट साइड में आ गए। बेटे ये वर्किंग नोट होता है, बैलेंस शीट नहीं भी मिले तो कोई घबराना नहीं है, ये एसेट साइड है और ये लायबिलिटी साइड है। एसेट साइड में देखें, सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट्स दी हुई, फिर रिसीवेबल्स दी हुई, और इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू गिवन है, तो 4200 मार्केट वैल्यू है, रिसीवेबल्स 100 मार्केट वैल्यू है, अक्रूड इनकम मार्केट वैल्यू है। तो अब आप देख लीजिए 4200 प्लस 100 प्लस 100, तो ये तो आ गया एसेट्स 4400। मुझे नहीं पता कि लायबिलिटीज 4400 की इंफॉर्मेशन दी होगी या नहीं, मैं तो एक्सट्रैक्ट बना रहा हूं। तो एक्सट्रैक्ट का मतलब ही क्यों होता है कि कुछ हिस्सा, अच्छा ये तो दिए हुए थे 10 रुपए के हिसाब से, तो 2000, अब मान लेते हैं कुछ बीच की इंफॉर्मेशन नहीं थी, कोई बात नहीं, तो हम बेटे हम एसेट अप्रोच फॉलो करेंगे। टोटल ऑफ एसेट्स 4400 है, और टोटल ऑफ लायबिलिटीज कितनी, आउटसाइड लायबिलिटीज बेटे 175, 175 जमा 275, 175 जमा 275, चेक करिए ये आ गई 425, तो 4400 माइनस 425 अपॉन 200, ये आ गई जी 19 रुपए 87 पैसे। ये आपके सामने एनएवी आ चुकी है एट एनथ पीरियड। अब इजी हो गया, अब इजी हो गया बेटे। एनएवी शुरू की तो 15 रुपए दी हुई थी, अब हमें रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। यहां पर अब हमें रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना है। रेट ऑफ रिटर्न के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एनएवी 1 माइनस एनएवी 0 प्लस डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने डिस्ट्रीब्यूशन को झंडे से रिप्रेजेंट कर दिया, तो 19.875 माइनस 15 प्लस 2 अपॉन 15, मैंने कहा इसका आ गया जी 45.833%। तो मैंने रेट ऑफ रिटर्न निकालना भी सिखा दिया, आपको दो बातें बता दी, एक रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, होल्डिंग पीरियड रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, और हाउ टू कैलकुलेट इट, और दो क्वेश्चंस भी करा दिए। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा बेटे। बेटे मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, ये लेक्चर्स आपको बहुत जबरदस्त बेनिफिट देने वाले हैं, बस आप डटे रहें। और मैंने आज अभी कंसेप्ट नंबर 21 तो कराना है, लेकिन मुझे लगता है कि वो नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। आपने यहां तक कर लिया, आपने यहां तक कर लिया, मैंने 21 तक कर लिया, मैं 22 और 23 नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, मतलब लेक्चर 8 में कराऊंगा। आज नहीं करा रहा क्योंकि उसके ऊपर दो क्वेश्चंस भी हमने करने हैं बड़े अच्छे। तो उम्मीद है आपको यहां तक समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास जरूर देखना, लेक्चर 8। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।